में रमफोर्ड साहब, इन्होंने क्या किया, जब ये कैनन एक्सपेरिमेंट कर रहे, बोरिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो इन्होंने ये देखा कि जब हम बिट को अंदर मूव करवाते हैं, बिट मतलब वो जो आपने देखा होगा ड्रिल मशीन के आगे जो हम एक वो मेटल का पीस लगाते हैं जो घूमता है और उसके बाद सुराख करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो कहते हैं जब वो बिट को जब इसमें मूव करवाते थे तो होता क्या था, जब बोरिंग के लिए जब उसके अंदर मूव करवा रहे थे तो वो फ्रिक्शन की वजह से वो हीटअप होती थी। अच्छा, यहाँ उसे एक ख्याल आया कि इसका मतलब ये है कि हीट जो है वो फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। तो ये अच्छी डिटेल है। आप अनफॉर्चुनेटली हमारे पास लेक्चर के दौरान तो इतना टाइम नहीं है कि इसको मजीद डिस्कस कर सकें, लेकिन आप इसको ऑनलाइन जो है वो थोड़ा सर्च कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए कि कैनन बोरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था। खैर, बुनियादी इफेक्ट ये है कि उसके बाद इसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि इन्होंने ये फिर आइडिया दिया कि हीट इज जनरेटेड बाय द फ्रिक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूस बोरिंग ऑफ कैनन विदाउट एनी यूज ऑफ फायर। फिर इन्होंने ये आइडिया दिया कि हीट जो है वो फ्रिक्शन के थ्रू भी प्रोड्यूस की जा सकती है और इसके लिए हमें किसी फायर की जरूरत नहीं है। जो उससे पहले लोगों का टिपिकल कॉन्सेप्ट था कि फायर के बाद जो है वो एक कैलोरिक मटेरियल प्रोड्यूस होगा और वो कैलोरिक मटेरियल जो है वो फिर एंटर होता है सॉलिड्स के अंदर, लिक्विड्स के अंदर और गैसेस के अंदर। तो खैर इन्होंने एक नया आइडिया दिया 1798 के अंदर कि हीट जो है वो फ्रिक्शन की वजह से भी प्रोड्यूस होती है। अच्छा, अब जाहिर बात है एक साइंटिफिक स्टडी है तो उसके लिए वो कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स और कुछ फिगर्स उससे देनी पड़ी, तो ये वो फिगर्स भी बयान नीचे की हुई हैं। ही शोड दैट बाय टर्निंग कैनन बोरिंग ड्रिल बिट एट अ रेट ऑफ 32 रेवोल्यूशंस पर मिनट, यानी अगर आप वो जो जिसका भी मैं जिक्र कर रहा था कि ड्रिल मशीन जिस तरह होती है उसको अगर आप रोटेट करवाएं 32 रेवोल्यूशंस पर मिनट के हिसाब से इनसाइड अ कैनन ड्रिल, तो और उस कैनन बैरल को आपने सबमर्ज किया हुआ था वाटर के अंदर, तो इट जनरेटेड हीट एंड कॉज द वाटर टू बॉयल इन 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो आप देख लें, मतलब ये फैक्ट्स एंड फिगर्स की कोई बहुत खास इंपॉर्टेंस तो नहीं है इनको याद या इनको समझना, लेकिन बस इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि जाहिर बात है जब भी आप कोई साइंटिफिक स्टडी कर रहे होते हो तो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करनी पड़ती है। तो उसने एक रिजल्ट शो किए कि अगर मैं अपनी जो जब मैं कैनन बैरल को मैं लेट से उसको इसमें बोरिंग कर रहा हूँ, तो अगर मैं रेवोल्यूशंस दूं तकरीबन 32 रेवोल्यूशंस पर मिनट अपनी बिट को, तो होगा क्या कि 2 घंटे 30 मिनट के अंदर वो जो लेट से जो वाटर है वो बॉईल करना शुरू हो जाएगा। अभी जो आपको पहले 2 मिनट पहले तस्वीर दिखाई थी उसमें आपने देखा होगा कि कैनन को उसके उस वक्त में जब हम बोर कर रहे होते तो वाटर के अंदर रखा जाता था और वो ऑफ कोर्स था कि वो फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, तो वो हीट ज्यादा अफेक्ट ना करे कैनन को, तो वो वाटर बॉयल होके रिजल्टेंटली हीट हो जाती है। तो हमने देखा ये अभी तक हमने जो सीखा, हमने सीखा ये कि सबसे पहले जो आइडिया था कैलोरिक हीट का वो किसका था, लेवॉइजर साहब का, और फिर उसको निगेट किसने किया, ये रमफोर्ड साहब ने 1798 के अंदर। अच्छा, एक और मजेदार बात है जो बुक के अंदर इतनी मेंशन नहीं थी, लेवॉइजर जो थे वो फाउंडर ऑफ कैलोरिक थ्योरी वाज बिहेडेड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज। इनका अंजाम बड़ा बुरा हुआ, ये जो लेवॉइजर साहब जिन्होंने सबसे पहले कैलोरिक थ्योरी दी थी, ये जो फाउंडर थे कैलोरिक थ्योरी के, इनको बेचारे का सर कलम कर दिया किसने, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने 1794 में। और उसके बाद इनके पीछे एक बेवा बीवी रह गई, लिविंग ए विडो। रमफोर्ड साहब ने जो है ना सिर्फ इनकी जो है वो जो थ्योरी थी उसको निगेट किया, बाद में रमफोर्ड साहब ने उन्हीं की बेवा से दोबारा शादी भी की, लेकिन वो 1805 के अंदर जो मेंशन है इंटरनेट के ऊपर, लेकिन ये बहुत अच्छी शादी नहीं चली। ठीक हो गया। तो ये 2 नाम आपको याद रहेंगे, लेवॉइजर और दूसरा रमफोर्ड, दोनों का आपस में कॉन्ट्रडिक्शन था इसकी बात के ऊपर। अच्छा जी, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकला। हीट जो है वो जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो फिर सो व्हाट, नाउ ए फ्रिक्शनल एनर्जी इज जस्ट हीट एनर्जी। अब हमने सीखा ये कि फ्रिक्शनल एनर्जी जिस जो हमने अभी ताज़ा ताज़ा ऑब्जर्व किया है वो बेसिकली एनर्जी की एक फॉर्म है। देन ए टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन अकर। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो जनरली हम पढ़ते हैं इसको वो ओबे करना चाहिए। अगर ये एनर्जी ही है तो इस फ्रिक्शनल एनर्जी को भी वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। थोड़ा सा रिविजिट कर लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था क्या। कंसिडर अ पॉइंट पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ पोटेंशियल यू, द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिडिक्ट्स दैट एनर्जी शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे जो टी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को, और यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को। तो आगे ये है कि जो सम ऑफ एनर्जी जो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल एनर्जी के। तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस यू एक्स, अगेन मैं बता रहा हूँ यू एक्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को। तो ये किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल। यहां से अगर आप डी वी की वैल्यू निकालना चाहें तो आप देखेंगे कि इसी क्वेश्चन को अगर मैं री अरेंज करूं तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। इसी क्वेश्चन के अंदर किया क्या है, मैंने बस सिर्फ v की वैल्यू निकालने की कोशिश की है। तो अगर आप गौर करें यू एक्स दूसरी तरफ चला जाएगा, ई बन जाएगा, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और m क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास vt या dx ओवर dt की वैल्यू आ जाएगी।
खैर मजीद आगे देखते हैं, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा जो बेसिकली टाइम को शो कर रहा होगा। तो इसको मजीद जो है वो इक्वेशंस को हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे या कोई एग्जांपल करेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे। और यू एक्स का इन्होंने एक आइडिया दिया बुक के अंदर कि यू एक्स से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपको याद होगा कि मुख्तलिफ जगह पे हम पोटेंशियल एनर्जी की मुख्तलिफ वैल्यूज देखते हैं। अगर आपको याद हो जो ये मैस अटैच टू द स्प्रिंग होता था उसमें हम जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या लेते थे दोस्तों, किसी को याद है? तो ये जो यहाँ पे शो हो रही है जी तो हुक्स हाफ लॉ के क्या था, एक्स चले स्क्वायर हुक्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। हुक्स लॉ के फॉर्मूला क्या था, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस के एक्स। एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर क्या होती थी, किसी को याद है? ई इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ अ मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग, वो क्या होती थी? ई इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस कहां से होगी, एनर्जी माइनस में तो नहीं हो सकती। एनर्जी ई इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आपको ये याद हो कि वो कहता है, इसी को आइडिया दे रहा है आपको कि पोटेंशियल एनर्जी से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर आपको याद हो हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर हम ये पहले यूज करते हुए आए हुए हैं, यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, सो फार सो गुड। अभी तक आपने कोई सवाल भी नहीं किया और नो न्यूज इज अ गुड न्यूज। आपने कोई खबर आपकी तरफ से नहीं आई, तो मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि आपको सब चीजें समझ आ गई हैं। अब ऐसा करते हैं कि बुक की एक अपनी अफादियत होती है, हम ऐसा करते हैं कि क्विक रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या अभी जो हमने चीजें पढ़ी हैं वो सब वही चीजें हैं जो बुक के अंदर मेंशन, जो हमने नोट्स के अंदर पढ़ी हैं। देखें हमें जो है, जब मैं बुक का एक बर्ड आई व्यू में देखता हूँ तो मुझे लव्स कैलोरिक भी नजर आ रहा है, 19th सेंचुरी भी नजर आ रहा है कि 19th सेंचुरी के अंदर थोड़ा सा आइडिया दे रहा है कि आपको हीट जो थी वो कैलोरिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती थी। और फिर उसके बाद मैं आगे चलता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि उसके बाद जो है वो फ्रिक्शनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, इज जस्ट हीट एनर्जी। ये भी हमने डिस्कस किया कि फ्रिक्शनल एनर्जी जो है वो जस्ट एक हीट एनर्जी है। और उसके बाद मुख्तलिफ जो है वो नाम आपके आते रहेंगे। और आप इक्वेशंस अगर देखें तो इक्वेशंस भी टोटली वही हैं जो हमने अभी नोट्स के अंदर देखी हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा है, 2.6 एनर्जी टॉपिक शुरू किया है और अभी तक हम ये सिर्फ 2-3 जो एग्जांपल्स हैं या 2-3 जो इक्वेशंस हैं यहाँ तक हम अभी तक हम पहुंचे। तो आप इसको एक दफ़ा घर में देख भी लीजिएगा और अगर कोई इशू हो तो फिर मुझसे आप वो पूछ सकते हैं। अभी तक फिलहाल हमने यहाँ तक कवर किया है। ये ज़रूरी है इसको देखना कि नोट्स के अंदर हम बुक में से कितना पढ़ चुके हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि हमने अभी तक कितना कवर किया। दोस्तों यहाँ तक किसी को कोई टेंशन हो तो प्लीज़ बताइए। सब ओके? जी दोस्तों सब ओके? यस सर। अच्छा, हमारा पेज जो है वो गायब हो गया, 2 मिनट दीजिए। चल थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि मजीद आगे हमें सीखने को क्या मिलता है। We can learn about a lot about motion of the particle by plot of an example of ux। अगर वो कहता है कि अब आगे चल के हम देखेंगे कि मुख्तलिफ जगह पे हम मोशन ऑफ द पार्टिकल के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं अगर हमें खाली जो है पोटेंशियल एनर्जी का जो प्लॉट है वो मिल जाए। ठीक है, अब इस बात का क्या मतलब है पढ़ने से ही पता लगेगा, आगे चल पढ़ के देखते हैं और देखते हैं इस बात का क्या मतलब है। फिलहाल अगर मैं एक सरसरी से निगाह डालूं तो मुझे पता ये चला है कि इक्वेशन वो मोशन ऑफ द पार्टिकल के बारे में मैं बहुत कुछ बता सकता हूं अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी का उसका ग्राफ मिल जाए। खैर देख लेते हैं। तो कंसिडर सिचुएशन, एक सिचुएशन हम कंसिडर करते हैं जिसमें टी यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। मतलब जीरो भी हो सकती है, उससे बड़ी भी हो सकती है। इस केस में होगा क्या कि एनर्जी जो टोटल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, किससे किससे बड़ी या इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी की। यानी इन केस के अगर काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास जीरो है तो टोटल एनर्जी हमारे पास सिर्फ क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो से बड़ी है तो इसका मतलब है एनर्जी भी मेरे पास यू एक्स से क्या होगी, बड़ी होगी। बहुत सादा सी बात है, कोई नई बात नहीं है। और मैं एक दफा फिर रिमाइंड आपको करवा देता हूँ, ई जो है वो यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल एनर्जी को। टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को। और यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को। अच्छा जी, अब ये जरा आप डायग्राम देखें और डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मेरे पास ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है और ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ये जो रेड लाइन से मैंने शो कर दिया, ये ग्राफ जो है वो बेसिकली किसको शो कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को। एक तरफ मेरे पास जो है वो टोटल एनर्जी है। ये E1 और E2 जो है वो दो मुख्तलिफ एनर्जीज हैं और बेसिकली किसको इंडिकेट कर रही है, टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल को।
जबरदस्त, ठीक हो गया। फिर दोबारा मैं एक दफा बता देता हूँ, अगर आप सोए हुए थे तो प्लीज जाग जाइए 2 मिनट के लिए, फिर उसके बाद सो जाइएगा। लेट्स से ये जो मेरे पास ग्राफ है, ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो मोशन के अंदर है, और उस मोशन के अंदर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये ग्राफ जो रेड लाइन मैंने शो की है, ये बेसिकली उसकी पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है। आगे चलते हैं थोड़ा और देखते हैं कि ये जो E1 और E2 एनर्जी लेवल्स हैं, ये कोई भी एक लेवल होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, टिपिकली इसको एक स्ट्रेट लाइन के साथ हम शो करेंगे। ये बेसिकली एक लेट से बाउंड्री कंडीशन है या टोटल एनर्जी है जो पार्टिकल की जो शो कर रहा है। अच्छा, अब अगर कोई एक पार्टिकल है जिसकी एनर्जी E1 है, ठीक है, फिर दोबारा मैं बता रहा हूं, अगर एक कोई पार्टिकल है जिसकी एनर्जी E1 है, तो इसका मतलब है उसकी एनर्जी कुछ इस शेप की होगी, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में मैं बहुत कुछ बता सकता हूं अगर मुझे उसकी पोटेंशियल एनर्जी का पता लग जाए। हम ये आइडिया अपने जहन में रखना है, ठीक है। अब इसको जरा इसके ऊपर थोड़ी बहस कर लेते हैं। ये ग्राफ मुझे ये बता रहा है कि अगर मुझे ये पता हो कि किसी पार्टिकल की टोटल एनर्जी कितनी है और मेरे पास उसका ग्राफ मौजूद हो पोटेंशियल एनर्जी का, तो मैं आराम से ये बता सकता हूँ कि इस पार्टिकल की मोशन क्या होगी, और देखते हैं वो कैसे पता लगेगी। लेट्स से मैं एक छोटा सा ये वाला पीस कंसिडर कर लेता हूँ। ये E1 टोटल एनर्जी है पार्टिकल की। ये हिस्सा मुझे ये बता रहा है कि कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसकी एनर्जी UX हो, वो पार्टिकल इसी के दौरान क्या करता रहेगा, वाइब्रेट करता रहेगा। कौन से दो पॉइंट्स के दरमियान, XA पॉइंट के दरमियान और XB पॉइंट के दरमियान। अच्छा, उसकी वजह क्या है, क्यों इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ऑसिलेट करेगा, कि जब वो यहां तक आएगा, लेट्स से इधर मूव करता हुआ इस पॉइंट तक आएगा, तो अब उसकी टोटल एनर्जी किससे मैच कर गई है, पोटेंशियल एनर्जी से। इसके पास इतनी एनर्जी है ही नहीं कि ये आगे की तरफ मूव करे। रिजल्टेंटली होगा क्या कि ये फिर दोबारा किस पार्टिकल की तरफ मूव करेगा, वापस की तरफ। इस तरफ जब आता है तो फिर इसकी टोटल एनर्जी क्या कर जाती है, मैच कर जाती है पोटेंशियल एनर्जी से, वो उससे एक्सीड नहीं कर सकती। टोटल एनर्जी वो टोटल सम ऑफ एनर्जी है जो इसके पास, इस पार्टिकल के पास मौजूद है। चूंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सके, तो ऐसे पार्टिकल को हम कहेंगे कि ये बाउंड पार्टिकल है। ऐसा पार्टिकल है जो इसी के दरमियान ही ऑसिलेट करता रहेगा और इसकी जो मोशन है वो इसी तरह से ही रहेगी, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे कि वो कौन सा पार्टिकल है, बाउंड पार्टिकल है। अच्छा, अब रियल लाइफ से इसकी क्या मिसाल हो सकती है, कोई आइडिया है आपको? लाइफ में इसको हम कहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये फिनोमेना कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होता है? क्या ख्याल है आपका, कहाँ कहाँ हो रहा होता है? सर सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में एक एग्जांपल हो गई, इसके बाद आगे कोई और बताइए। सर फिर इस तरह तो सिंपल पेंडुलम की अगर हम बात करें तो फिर SHM के जितने भी एग्जांपल्स हैं सारे SHM के जितने भी बिल्कुल सही, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। SHM जहां जहां आप लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर उसकी एक मिसाल क्या हो सकती है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है। सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं एक ही जगह पे, वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपने एक फिक्स पॉइंट के करीब। अच्छा, इसी तरह से मैस अटैच टू द स्प्रिंग, जैसे आपने कहा, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वहां पे भी आप यही यूज कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये फिजिकली इस बात का क्या मतलब होता है। देखिए, मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक पेंडुलम है और पेंडुलम को मैं लेट से मूव करवाता हूँ टुवर्ड्स दी राइट। अब अगर इस पेंडुलम को मैंने मूव करवाया तो होगा क्या कि ये पेंडुलम जो है वो इस जगह पे आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आके अब ऐसा नहीं होगा कि कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव करता रहे, क्योंकि यहाँ पे इसकी टोटल एनर्जी बस मैच कर जाती है। ये बस इसकी आखिरी हद है कि जहां तक ये जा सकता था, जितनी इसके पास एनर्जी थी उतना ये ऊपर तक चला जाएगा, उसके बाद मजीद ऊपर ये नहीं जा सकता। रिजल्टेंटली होता क्या है कि ये सिर्फ दो ही पॉइंट्स होते हैं जिनके दरमियान क्या करता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है। इसको मैं अगर लेट से इस तरफ को लेके गया हूं तो इसके पास बस सिर्फ इतनी ही एनर्जी स्टोर होगी। अब होगा क्या कि जब ये वापस यहाँ पे आएगा तो अब ये ऐसा नहीं करेगा कि यहां से आगे की तरफ कहीं पे चला जाए, क्योंकि इसकी टोटल एनर्जी यहीं पे ही आके क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये मेरे ख्याल है एक तरह से इस ऑब्जेक्ट को मैं ये कह सकता हूं कि ये एक बाउंड सिस्टम है जो सिर्फ किन दो पार्टिकल्स के दरमियान मूव करेगा। लेट से अगर ये पॉइंट 0 था और ये पॉइंट A था और ये पॉइंट -A था, तो मैं ये कहूंगा कि ये मेरे पास जो सिस्टम है ये बाउंड है किन दो स्टेट्स के दरमियान, x इज इक्वल टू A और x इज इक्वल टू -A के दरमियान। समझ आ रही है बात दोस्तों आपको? अच्छा, एग्जैक्टली काम ये यहाँ पे हो रहा है। इस सिस्टम के अंदर कोई भी पार्टिकल की जिसकी एनर्जी जो है वो लेट से E1 हो, तो मैं ये कहूंगा कि ये पार्टिकल किन दो स्टेट्स के दरमियान बाउंड है दोस्तों, वो स्माइली बन गई है। तो x इज इक्वल टू A और x इज इक्वल टू B के दरमियान ये बाउंड होगा,
ठीक है, तो एक दफा फिर दोबारा इस पर नजर डाल देते हैं जो जनरली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ टोटल एनर्जी इज E1, कोई भी ऐसा पार्टिकल किसी इसकी टोटल एनर्जी कितनी है E1, तो हम देखते ये हैं कि ux जो है वो किस या तो इक्वल होगा इन दो पॉइंट्स के ऊपर, या तो इक्वल होगा, या इससे नीचे की अगर हम बात करें तो वो उसकी ux जो है वो उससे क्या होगा, कम। तो हम ये कहेंगे द पार्टिकल मूव्स बिटवीन xa एंड xp रिपीटेडली, सो बाउंड पीरियोडिक मोशन। तो ऐसी मोशन को हम कहेंगे कि ये पार्टिकल की जो मोशन है वो बाउंड पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। और मैं आपसे सवाल पूछा था वो मैंने उसको थोड़ा सा नीचे ब्रीफ ही किया हुआ है कि दिस मोशन इज सिमिलर टू मैस टू द मोशन ऑफ अ मैस अटैच्ड टू द एंड ऑफ स्प्रिंग, या पेंडुलम कह लें, या जिस तरह से आपने कहा कोई भी ऐसी एग्जांपल कि जिसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन यूज होती हो, उसको आप इसमें एग्जांपल के अंदर ला सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा आइडिया दें मुझे, अगर कोई ऐसा पार्टिकल आ जाए कि जिसकी एनर्जी E2 हो, चलिए मैं पहले E2 को ग्राफ को ड्रॉ कर लेता हूं। ये E2 कुछ इस शक्ल की होगी दोस्तों। अब आपका क्या, आपके विचार क्या हैं कि अब ये पार्टिकल जो है वो किस किस जगह पे लाई कर रहा होगा? क्या अभी भी जो इसकी मोशन होगी वो बाउंड होगी कि नहीं होगी, और अगर बाउंड होगी तो किन पॉइंट्स के दरमियान बाउंड होगी? जी सर पहले ये जो एक्स आई है और एक्स डी के दरमियान बाउंड हो सकती है, ठीक है, और फिर उसके अगले जो डंप वो बनी हुई है उसमें भी हो सकती है एस सी और एक्स एक्स और एक्स एफ में भी हो सकती है, बिल्कुल सही बात। ये ऐसा पार्टिकल जो जिसकी एनर्जी जो है वो E2 हो, यानी कोई भी एक ऐसा पार्टिकल जिसकी टोटल एनर्जी क्या हो हमारे पास E2, तो हम देखते हैं उसके लिए दो ऑप्शंस मौजूद हैं। या तो ये होगा कि वो बाउंड होगा XC और XD के दरमियान, या ये भी सिचुएशन हो सकती है कि वो XE और XF के दरमियान क्या हो, बाउंड हो, ठीक है। तो उस केस में अगर आप देखेंगे तो उसकी जो बाउंड्री कंडीशंस होंगी या जो उसकी स्टेट्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। लेकिन खैर एनीवेज वो अभी भी क्या होगा, बाउंड होगा। चलें जी, जबरदस्त। और अगर कोई ऐसा पार्टिकल हो कि जिसकी एनर्जी जो है वो लेट से क्या हो, जिसकी एनर्जी जो है क्या कह रहे हैं, जिसकी एनर्जी कहीं यहाँ पे ऊपर लाई करती हो, तो फिर उसके बारे में क्या ख्याल है? फिर उसकी स्टेट बाउंड नहीं होगी, वो किसी भी जगह पे क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो ऑल अवेलेबल स्टेट्स जो होंगी वो उसके लिए क्या होंगी, अवेलेबल होंगी। किसी भी जगह पे वो पार्टिकल क्या कर सकता होगा, मूव कर सकता होगा, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है अगर उसकी एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ तक कोई टेंशन, यानी इस पेज के ऊपर कोई टेंशन आपको? और एक दफा फिर दोबारा देख लेते हैं जो हमारा बेसिक आइडिया चल रहा है वो हम यही कर रहे हैं कि हम कोशिश ये कर रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ इस पेज को, गायब हो गया। आपको विजिबल है ये पेज? नो सर। अच्छा, पता नहीं क्या हो गया इसको। चले खैर इसको आप देख लीजिएगा, आइडिया वही है जो चीजें हमने पढ़ी हैं, देखें एग्जैक्टली वही ग्राफ है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो हमने वो देखें, अब यहाँ पे XA और XB का भी जिक्र है, XC XD का भी जिक्र है, XE XF का भी जिक्र है। तो इसको आप जरा एक दफा देख लीजिएगा, मोस्टली चीजें वही हैं जो मैंने एक्सप्लेन की है। खैर आगे चलते हैं दोस्तों। अब आप देख रहे होंगे आगे कुछ खौफनाक किस्म की क्वेश्चंस आ गई है। मिसाल के तौर पर 2.99 पे देखिए, 2.100, 2.101, ये सब कुछ खौफनाक सी क्वेश्चन लग रही हैं। 2.103 पे तो पता नहीं ये क्या बला बन गई है, डबल डेरिवेटिव आ रहा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, कुछ इस तरह की चीजें आ रही हैं। खैर एनीवेज थोड़ी देर बाद देखते हैं कि इनका डर जो है वो हमारे दिलों में से निकलता है कि नहीं निकलता। कुछ वक्फे के बाद हम इसको भी देखेंगे। चलें जी, यहाँ तक कोई मसला नहीं है तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसी को थोड़ा सा पहले इसी का मजीद डिस्कशन इसके ऊपर की हुई है, देख लेते हैं जी क्या मजीद जो है वो हमने लिखा हुआ है। तो पार्टिकल विद एनर्जी E1, हमने ये डिस्कशन के बाद हमें पता ये चला कि कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसकी एनर्जी E1 हो तो हम ये कहेंगे कि इन दिस रीजन, यानी XA और XB के दरमियान जो इसके पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा, हाफ के x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर। सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि इसका जो पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा, हाफ के x माइनस एक्स नॉट के इक्वल। और इसी तरह से अगर कोई पार्टिकल है जिसकी एनर्जी E नॉट है, चलिए पहले आप मुझे ये बता दीजिए देख के, अगर कोई ऐसा पार्टिकल है कि जिसकी एनर्जी E नॉट है, और वो E नॉट को मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ किस जगह पे है, लेट्स से ये E नॉट है, इसके बारे में दोस्तों आपके क्या ख्याल है? कोई ऐसा पार्टिकल जिसकी एनर्जी क्या हो, E0 या E नॉट, आपके ख्याल में वो किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा? सर ये एक्स नॉट पॉइंट पे रहेगा। वो ये बेचारा बड़ा मासूम सा पार्टिकल होगा, इसके पास एनर्जी है ही नहीं। जब एनर्जी है ही नहीं, इसकी बिल्कुल वही हालत होगी जो उस बंदे की होती है जिसके पास पैसे हो ही ना। जब बंदे के पास पैसे हैं ही नहीं, वो क्या बाजार जाएगा, क्या जाके शॉपिंग करेगा? एग्जैक्टली वही वाली सूरत हाल है। इस बच्चे के पास, बेचारे के पास पैसे हैं नहीं, इसकी एनर्जी कितनी है, E नॉट, तो ये एक ही जगह पे जहां पे मौजूद है वो वहीं पे रहेगा, वो अपने घर में ही रहेगा बेचारा।
तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से होगा, देख लेते हैं क्या हमारा आइडिया बिल्कुल ठीक है कि नहीं। तो कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसकी एनर्जी ई नॉट हो तो वो क्या करेगा, इट रिमेन्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, और इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट, बिकॉज इफ पार्टिकल इज प्लेस्ड एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इट रिमेन्स देयर, ये बेचारा वहीं पे रहेगा क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी है ही नहीं कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। तो मेरा ख्याल है कॉन्सेप्ट हमारा बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है। अब कुछ चीजें जो है वो पुरानी जो मैट्रिक एफएससी के अंदर, मैट्रिक में तो नहीं एफएससी के अंदर हम कुछ पढ़ के आए थे, उनको एक दफा देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको याद हो, हम एफएससी के अंदर ये पढ़ा करते थे कि कोई भी अगर एक फंक्शन है मेरे पास, तो उस फंक्शन का मैं लेट से थोड़ा सा मुझे रिमाइंड कराएं, इसकी तरफ बाद में आते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले मुझे थोड़ा सा रिमाइंड करवाएं। अगर लेट से मेरे पास कोई एक फंक्शन है और उस फंक्शन को मैं डिफाइन कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर ये उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है, मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ कि ये पॉइंट जो है वो किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमा है या किस पॉइंट के ऊपर मिनिमा है। अगर आपको कोई फंक्शन दिया वो मिसाल के तौर पर, अभी बिलीव कर लें, ऑल्दो ये बात दुरुस्त नहीं है, बिलीव कर लें कि ये इक्वेशन जो है इस ग्राफ की वो क्या है, 2x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। और ओरिजिनली तो कोई पैराबोला की इक्वेशन होनी चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल समझने के लिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इस फंक्शन, इस ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है ये मेरे पास इस इक्वेशन से आया है। कोई मुझे हिंट देंगे कि ये वाला पॉइंट जो मैक्सिमम पॉइंट है ये मैं किस तरह से फाइंड कर सकता हूँ और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती थी जब हम ये पढ़ा करते थे? सर इस फंक्शन का आप डेरिवेटिव ले, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ठीक यहाँ है, पे जीरो आ जाएगा और वो आंसर आ जाएगा, बस जीरो डेरिवेटिव लेंगे और वो आंसर आ जाएगा। जीरो आएगा ना। कुछ थोड़ा कंफ्यूज है आप, चले किसी और को मौका दें, कोई और बताएगा जी, फीमेल स्टूडेंट्स में से बेटा कोई ट्राई करेगा? सर फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे, यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। फीमेल स्टूडेंट्स में से कोई ट्राई करेंगे बेटा? फीमेल्स कह रही हैं हमने कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना, मेल स्टूडेंट बस कंट्रीब्यूट करें, हम सो रहे हैं आराम से। देखो आपकी बात पार्शली बिल्कुल ठीक थी, लेकिन थोड़ी सी जो मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज है वो इस वजह से, क्योंकि फंक्शन जो है आपने एक बात दुरुस्त की कि इसका फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ले लिया आपने, कहा वो जीरो आ जाएगा, जीरो आ नहीं जाएगा, उसको हम जीरो पुट करते थे, जो डेरिवेटिव आता था उसको हम क्या पुट करते थे, जीरो की इक्वल पुट करते थे जानबूझ के। अच्छा फिर उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो हमारे पास x की वैल्यूज आ जाती थी। खैर एनीवेज आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था, ऐसी तंग करने के लिए आपको कह रहा हूँ। बस ये एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि आप ये कह रहे थे कि वो जीरो आ जाएगा, जीरो आ नहीं जाएगा, हम उसको जीरो पुट करेंगे। दोस्तों बहुत सादा सी बात है। अच्छा इसकी रीजन क्या होती थी, सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसकी रीजन ये होती थी कि हम ये कहा करते थे कि जो डेरिवेटिव होता है वो असल में क्या चीज होती है, स्लोप। अच्छा ये मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट की खुसूसियत है कि मैक्सिमम पॉइंट पे अगर आप देखें तो स्लोप क्या होगी, इस लाइन की स्लोप क्या होगी, जीरो। देखिए ना स्लोप उसी लाइन की होगी जिस तरह की हम स्लाइड लेते हैं तो स्लाइड के वक्त होती है। कोई भी सरफेस जो इंक्लाइंड हो, कोई एंगल बना रही हो लेट से थीटा, तो उस केस में तो स्लोप होगी, यानी इसके ऊपर अगर आप स्लाइड करें तो आप फौरन नीचे की तरफ आ जाएंगे। अच्छा इसी तरह से ये स्लाइड जो है वो इस तरफ भी हो सकती है, स्लोप यहाँ इस डायरेक्शन में भी हो सकती है। लेकिन अगर आपको स्ट्रेट लाइन ले लें, लेट से अगर आपके पास कोई इस तरह की लाइन आ रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो अब इसकी स्लोप कोई नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट की अगर आपको याद हो ये खूबसूरती होती थी कि अगर कोई लेट से किसी फंक्शन का मिनिमम पॉइंट है या किसी फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट है, तो उन दो मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट्स के ऊपर उसकी स्लोप क्या होगी, जीरो। अच्छा मैथमेटिकली फिजिकली तो ये हो गई स्लोप, मैथमेटिक्स वाले जो है वो स्लोप को दूसरा नाम क्या देते हैं, डेरिवेटिव। वो लोग कहते हैं डेरिवेटिव जो होता है किसी भी फंक्शन का वो असल में किस चीज को डिनोट कर रहा होता है, स्लोप को। तो हम मैथमेटिक्स की टर्म में अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे स्लोप जीरो है या फिर डेरिवेटिव जीरो है। तो ये तरीका होता था ये मैक्सिमम और मिनिमम को फाइंड करने का, यानी सबसे उसके लिए अगर आपको याद हो सबसे पहले हमें एक तो फंक्शन पता हो, फंक्शन का आप डेरिवेटिव ले लें और उस डेरिवेटिव को जानबूझ के किसके इक्वल पुट कर दें, जीरो के इक्वल। जो इक्वेशन आए उसको सॉल्व करें और वो आपके पास जो है वो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट आ जाएंगे। खैर अब इसको एक दफा देख लेते हैं। लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन को इस तरह का है, यहाँ पे अगर आप गौर करें इस वाली साइड पे तो स्लोप क्या है, पॉजिटिव, और इस स्लोप पे भी स्लोप क्या आ रही है, पॉजिटिव। इस साइड पे अगर आप देखें तो स्लोप क्या आ रही है, नेगेटिव, इस साइड पे भी स्लोप क्या आ रही है, नेगेटिव साइड पे आ रही है। तो लेकिन अगर आप गौर करेंगे इन दो पॉइंट्स के ऊपर, एक ये मिनिमम पॉइंट पे और एक ये मैक्सिमम पॉइंट पे, तो इस पे हम ये कह सकते हैं कि स्लोप इज जीरो एट मिनिमम पॉइंट एंड एट मैक्सिमम पॉइंट। तरीकाकार क्या होता है कि जो भी आपके पास फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लें और उसको किसके इक्वल पुट कर दें,
0 के इक्वल। तो यहाँ पे हम कहेंगे एट x1 du/dx, क्योंकि ये फंक्शन किस चीज का है, यहाँ पे फंक्शन तो कोई भी हो सकता है ना। यहाँ पे हमने लेट से पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन लिया हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होना चाहिए, 0। तो हम ये कहेंगे कि x1 और x2 जो दो पॉइंट्स हैं वो कौन से वाले पॉइंट्स हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। इन दो पॉइंट्स को अगर आपको याद हो, ये जो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स होते थे उनको हम कहते थे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है। दोस्तों एक बात तो याद आ गई, इतना तक हमें सारा कुछ रिमाइंड हो गया, सारा रीकैप हो गया, एक फिल्म सी चल गई। एफएससी के अंदर ऐसे ही होता था कि डेरिवेटिव लिया और उसका अगर लेट से इसको 0 पुट किया तो हमें ये तो पता लग जाता था कि ये दो पॉइंट्स जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं। ये नहीं पता लगता था कि ये कौन सा मिनिमम है और कौन सा मैक्सिमम है। कुछ याद पड़ता है आपको कि मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हमें क्या करना पड़ता था बाद में? तो याद तो नहीं है, लेकिन इधर अगर एक थोड़ा सा कंसेप्ट की अगर बात करें, भूल गए वो point सैरी की थी, सैरी की बात भूल गए, वो अभी याद नहीं वो जी कोई और बंदा जिसको याद हो दोस्तों, कोई बात नहीं, ट्राई कर लें। सर ये हो सकता है कि अगर उस पॉइंट पे हम थोड़ा सा भी, मतलब इसका स्लोप 0 है, उससे थोड़े से अगले पॉइंट की बात करें, अगर वो नेगेटिव जा रहा है वहां पे डेरिवेटिव, तो वो पॉइंट मैक्सिमम होगा। इसका मतलब है बेसिक चीजें जो है वो याद है आपको, बस थोड़ा सा भूल गया कि वो किस तरह से होता था। बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए जी, मिनिमम पॉइंट्स पे हमने ये देखा है कि मिनिमम पॉइंट की पहचान ये है कि मिनिमम पॉइंट वो वाला पॉइंट होगा कि जिससे थोड़ा सा अगर आप आगे मूव करेंगे तो स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव होगी। चाहे आप बैकवर्ड मूव करें चाहे आप फॉरवर्ड मूव करें, स्लोप आपकी पॉजिटिव होगी। जबकि जो ये आपके पास जो मैक्सिमम पॉइंट है उसकी पहचान ये है कि उससे थोड़ा सा अगर आप आगे शिफ्ट हो गए या थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो गए तो स्लोप आपके पास क्या आ रही होगी, नेगेटिव। एक दफा फिर दोबारा याद करते फिरे, स्लोप जो है वो बेसिकली किस चीज का नाम है, डेरिवेटिव का नाम है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें करना क्या है, हमें करना ये है जो चीज आपके पास डेरिवेटिव आया था उसका फर्दर डेरिवेटिव ले लें। एक दफा लेट से आपने du/dx आया था ना, उसका फर्दर डेरिवेटिव ले लें। अगर उसका फर्दर डेरिवेटिव यानी सेकंड डेरिवेटिव अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड डेरिवेटिव आपके पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव। और अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है x = x1 जो था वो आपके पास कौन सा पॉइंट था, मिनिमम पॉइंट। इस पॉइंट को आप क्या नाम दोगे, मिनिमा। अच्छा, इसी तरह से अगर आपने डेरिवेटिव लिया और डेरिवेटिव आपके पास आ गया लेस देन 0, इसका मतलब है स्लोप वहां पे क्या हो गई, नेगेटिव। तो नेगेटिव स्लोप होने की वजह से हम ये कहेंगे x = x2 आपके पास कौन सा वाला पॉइंट था, मैक्सिमम पॉइंट। तो अब कुछ चीजें जो है वो हमारे पास बेतहाशा जमा हो गई हैं, हम इनको बारी बारी जरा डिफाइन कर लेते हैं। अब मुझे जो समझ आ रहा है अभी तक, जो मुश्किल अल्फाज मुझे याद पड़े हैं ना जो अभी तक हमने लेक्चर में देखे हैं, एक तो मैंने मुश्किल लफ्ज सुना है इक्विलिब्रियम पॉइंट, एक मैंने मुश्किल लफ्ज सुना है मैक्सिमा पॉइंट, एक मैंने मुश्किल लफ्ज सुना है मिनिमा पॉइंट, एक मैंने मुश्किल लफ्ज सुना है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक सुना है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ऑल्दो इसको जिक्र तो नहीं किया लेकिन अभी थोड़ी देर बाद हम इन्हें जिक्र करने वाले हैं, स्टेबल और अनस्टेबल को। अब इसको जरा पढ़ लेते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा वाला पॉइंट है, ये वो पॉइंट है कि जिसके बाद अगर छोटी सी भी डिस्प्लेसमेंट दी जाए तो होगा क्या कि वो पार्टिकल जो है वो वापस आके अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर बैठ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप गौर करें, लेट से मैं एज्यूम कर लूं कि ये एक मेरे पास लेट से बिल्कुल एक प्याले की चीज शक्ल बाउल है और उसके अंदर लेट से मैं एक बॉल को प्लेस कर देता हूँ, ये सेंटर के अंदर मैंने बॉल रख दी। अगर मैं इस बॉल को थोड़ा सा पुश करूंगा तो होगा क्या कि इस बाउल के अंदर जब वो बॉल मूव करेगी तो थोड़ी देर के बाद ये ऑसिलेट करेगी, लेकिन कुछ देर के बाद ये वापस किधर आके बैठ जाएगी, इसी जगह पे। इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूंगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों, क्योंकि ये ऐसा इक्विलिब्रियम है कि जिसमें अगर थोड़ी सी भी डिस्प्लेसमेंट दी जाती है किसी ऑब्जेक्ट को तो ये थोड़ा बहुत मूव तो करता है लेकिन वापस अपनी बैक टू इक्विलिब्रियम अपनी पोजीशन के ऊपर आके बैठ जाता है। अच्छा, इसी बाउल को अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको लेट से इन्वर्ट कर देते हैं। अगर आप एज्यूम करें उसी बाउल को मैंने क्या कर दिया, उल्टा करके रख दिया। अब अगर मैं उसके ऊपर बॉल को प्लेस करूंगा, लेट से इसके टॉप के ऊपर बॉल को प्लेस कर दूं, अब होगा क्या, बॉल अगर जरा सी भी मूव करेगी तो अब ये वापस अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर आके नहीं बैठेगी, बल्कि वापस जिस तरफ अब मैंने मूव किया ये उस तरफ को नीचे की तरफ चली जाएगी। ऐसे पॉइंट को मैं क्या नाम देता था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आप देखिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो वाला पॉइंट होगा जिसमें आपने छोटी सी भी डिस्प्लेसमेंट दी फ्रॉम इक्विलिब्रियम, इट विल लीड टू अ फोर्स व्हिच पुशेस द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। तो उस केस के अंदर होगा क्या कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसी फोर्स लगेगी जो इसको किधर मूव करेगी, अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, और ऐसे पॉइंट को मैं क्या नाम दूंगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दोस्तों यहां तक कोई टेंशन हो तो प्लीज बताइए। चीजें जो है ना मुश्किल होती जाएंगी, रमजान के अंदर 1 घंटे के अंदर सब कुछ एक्सप्लेन करना मुश्किल होता जाएगा। आपका साथ चाहिए होगा, इसलिए आपको जहां मुश्किल लगे वहां बता देना कि सर ये बात समझ नहीं आई, दोबारा समझा दीजिए।
मेरे लिए ऑफ कोर्स आप अल्लाह करे आपको समझ लगे कि ये काफ़ी मुश्किल काम है, किसी भी टॉपिक को एक लेक्चर के अंदर घंटे के अंदर कवर करना। 5-10 मिनट तो वैसे ही ज़ाया हो जाते हैं आने जाने में, बहुत मुश्किल है 50 मिनट्स के अंदर कवर करना। पूरी कोशिश है कि ईमानदारी के साथ जितना पॉसिबल हो उतना समझाऊं, लेकिन अगर कोई गलती हो जाए तो माजरत। आप इसको पढ़ लिया कीजिए, अगर कोई चीज़ टेंशन दे रही हो तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुझसे पूछ लिया करें, ठीक है दोस्तों? अभी तक कोई टेंशन तो नहीं, सब ओके है? ओके सर। अच्छा जी, ज़बरदस्त हो गया। बुक को भी एक नज़र डाल लेते हैं कि बुक के अंदर क्या यही सब चीज़ें थी। अगर आप गौर करें तो बुक के अंदर एग्जैक्टली यही चीज़ें थी। इन्होंने सबसे पहले पोटेंशियल को डिफाइन किया, कोई भी पोटेंशियल है लेट से, आपने उसके बाद क्या कर देना, उसको डेरिवेटिव लेके जीरो पुट कर देना, आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आ जाएंगे। उन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को फर्दर चेक करने के लिए कि वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है, आपने उसका डबल डेरिवेटिव लेना है, और डबल डेरिवेटिव के बाद आपकी ये चीज़ें वाजे हो जाएगी कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब इस टॉपिक एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 2.12 और एग्जाम्पल नंबर 2.13। आप टाइम पे यहाँ पर नजर डाल रहे होंगे कि टाइम हमारे पास हो गया तकरीबन 9:50। आप जानते हैं कि इसके अंदर ये मुश्किल है 9:50 के अंदर दो एग्जाम्पल्स को कवर करना, तो हम करेंगे ये, हम जो थोड़ी सी ट्रिकी एग्जाम्पल उसको थोड़ा सा कर लेते हैं। 2.12 जो है वो आप खुद देख लीजिएगा, एक पेज की आप आसानी के साथ इसको कर 2.13 जो है इसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल सा लगना है, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ। बुक के अंदर ये थोड़ी मुश्किल तरीके से सॉल्व की हुई है, हम इसको निस्बतन थोड़ा आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेंथी हो जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है ये अंदर थोड़ा सा मुश्किल तरीके से दिया हुआ है। अगर आपको ये तरीका पसंद है तो मुझे एतराज कोई नहीं है। इन्होंने, आप देखेंगे मेन फंक्शन आपके पास क्या था, ux। जब ये सॉल्व करने लगे हैं तो इन्होंने सबसे पहले मेन फंक्शन को ही चेंज कर दिया, मेन फंक्शन की बजाय x की बजाय वो किस में ले गए हैं, y के अंदर। री राइट द पोटेंशियल, उन्होंने री राइट किया, पोटेंशियल को y में ले गए, और फिर y में जब लेके गए तो फिर y के बाद ये x के अंदर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मेन इक्वेशन तो x की ही है, हमने y में तो सॉल्व नहीं करना, हमने तो किस में सॉल्व करना है, x में। तो इन्होंने किया कि इन्होंने इसको y की टर्म में सॉल्व करके और फिर उसके बाद वापस किस में लेके आए हैं, x के अंदर। अच्छा, ये हो तो निस्बतन आसान गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि समझाने के लिहाज से ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया, तो मैंने इसको जो है अपने नोट्स के अंदर जो है वो x की टर्म में ही सॉल्व किया है। तो आपके लिए बेहतर है, आप जो जो पसंद करें, अगर आपको वो वाला मेथड पसंद है तो आप उस तरीके से सॉल्व करिएगा, कोई मुझे एतराज कोई नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कर लें और यही ना पता हो कि फाइंड क्या करना था तो फिर क्या खाक समझ आई। क्वेश्चन एक दफा पढ़ लेते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं इसको। कंसिडर द वन डायमेंशनल पोटेंशियल, कहता है कि आप ऐसा करें कि एक पोटेंशियल कंसिडर करें, यू एक्स इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर x4 प्लस 8d4। लेकिन एक बात आपको याद आ रही होगी, इस टॉपिक लेक्चर के अंदर हमने कहीं ना कहीं एक बात पढ़ी थी कि अगर आपको पोटेंशियल पता लग जाए तो आप उसकी मोशन के बारे में काफ़ी कुछ बता सकते हैं, देखने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो एवं कोई बस फजाई बात की हुई थी या वाकई उस बात के अंदर कोई हकीकत थी। कि लेट से अगर आपके पास पोटेंशियल पता हो तो आप उस बॉडी की मोशन के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। देखते हैं ये एग्जांपल हमें बताएगी कि किस तरह से आप सिर्फ अगर आपको एक पोटेंशियल की फंक्शन पता हो तो आप किस तरह से उसकी मोशन के बारे में बता सकते हैं। हमने क्या करना है, स्केच द पोटेंशियल। सबसे पहले हमने पोटेंशियल को स्केच करना है। डिस्कस द मोशन एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ एक्स, मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर जो है वो उसकी मोशन को डिस्कस करेंगे। इज द मोशन बाउंडेड और अनबाउंडेड, ये भी हमने बताना है कि ये कोई भी लेट से पोटेंशियल है, अगर उसकी पोटेंशियल अगर इस तरह से गिवन है तो उसकी जो मोशन है ऑब्जेक्ट की वो बाउंडेड होगी कि अनबाउंडेड होगी। वेयर आर द इक्विलिब्रियम वैल्यूज, इक्विलिब्रियम वैल्यूज कहाँ कहाँ हैं, क्या वो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स जो हैं वो स्टेबल हैं कि अनस्टेबल हैं, और फाइंड द टर्निंग पॉइंट्स फॉर ई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बाई 8। हमने टर्निंग पॉइंट्स बताने जब हमारे पास पार्टिकल की जो एनर्जी है वो ई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बाई 8 हो, और वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। डब्ल्यू की जो है वैल्यू है वो इन्होंने पॉजिटिव कांस्टेंट की वैल्यू दी है। आप देख रहे होंगे रिश्तेदारों की तरह थोक के हिसाब से जो है वो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हुए हैं, सवाल सिर्फ एक ही दिया है। मतलब अगर आप गौर करें कितनी मजेदार बात है, क्वेश्चन के अंदर वाहिद गिवन चीज जो है वो हमारे पास क्या है, पोटेंशियल, लेकिन चीजें हमसे देखें किस तरह हमसे रिश्तेदारों की तरह सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप देखें ये इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है कि सिर्फ हमें एक पोटेंशियल पता लगा है
और आप ये जान सकते हैं कि अगर इन्होंने इतने सवाल पूछे और ये एग्जाम्पल है तो जाहिर बात है इन्होंने सॉल्व किया होगा। तो आप खूबसूरती देखें जरा फिजिक्स और मैथमेटिक्स की, आपको सिर्फ एक पोटेंशियल जो है वो पता था और आप उससे जो है बेतहाशा चीजें जो है वो आप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए कोशिश करते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। जो कॉन्सेप्ट है उसको आपने याद रखना है कि कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। पोटेंशियल अगर आपके पास गिवन है, आपने उसका डेरिवेटिव लेना है, उसको इक्वल टू जीरो पुट करना है, आपके पास कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे। उन पॉइंट्स को बाद में आपने ये चेक करने के लिए कि वो मैक्सिमम पॉइंट है कि मिनिमम पॉइंट है, उनका फर्दर डेरिवेटिव लेना है, डबल डेरिवेटिव अगर लेट्स से पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाता है तो उससे आपको पता लग जाएगा कि वो पॉइंट जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अभी फिलहाल मुश्किल लग रहा है, लेकिन यह है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इंतहाई आसान काम है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। इंतहाई आसान तरीके से हमने वही लॉजिक यूज करनी है। इसी पोटेंशियल का हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव, फिर उसके बाद मजीद डेरिवेटिव लेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि वो जो पॉइंट्स हैं वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। बेतहाशा मैथमेटिक्स यूज होगा, हम उस मैथमेटिक्स को स्किप करेंगे, कीपिंग इन माइंड कि आप लोग वो मैथमेटिक्स पहले पढ़ के आए हुए हैं, तो मैं उसको स्किप करूंगा। तो आप देखें सबसे पहले मैंने उसको क्या लिखा, पोटेंशियल की वैल्यू जिस तरह से क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी मैंने वही वैल्यू लिख दी है, माइनस डब्ल्यू डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और डब्ल्यू एक्स फोर प्लस एट डी फोर। अगर मैं इसको बाय पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखें मुझे जो टर्म्स नजर आ रही हैं, एक तो मुझे डब्ल्यू डी स्क्वायर वाली टर्म नजर आ रही है, एक एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाली टर्म नजर आ रही है, और नीचे जो टर्म मुझे नजर आ रही है एक्स फोर प्लस एट डी फोर। इस पूरी टर्म को जो नीचे लिखी हुई थी एक्स फोर प्लस एट डी फोर, अगर मैं ऊपर ले आऊं तो क्या इसके सब पूरे के साथ माइनस वन लगा सकता हूं दोस्तों के नहीं लगा सकता? जी दोस्तों आप साथ हैं मेरे? यस तो सर आप लगा सकते हैं, आप इतना कुछ काम कर चुके हैं, आपको अभी तक किसी ने रोका है? आप जो चाहे करते फिरें, आपकी मर्जी है, आपका लेक्चर है। बिल्कुल ऐसे ही है। इस पूरी टर्म को मैं किधर लेके आ सकता हूँ, ऊपर लेके आ सकता हूँ, बस सिर्फ करना मुझे ये पड़ेगा, इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, माइनस वन। अच्छा अब अगर आप फंक्शन को देखें तो फंक्शन के अंदर मुझे तीन चीजें नजर आ रही हैं, 1 2 और 3। और आपको याद होगा मैंने अभी आपको बताया कि करना हमने सिर्फ एक ही काम है, इसका डेरिवेटिव लेना है। जब मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो उन तीन टर्म्स में से अगर आप गौर करें, ये जो पहली टर्म है वो तो कांस्टेंट टर्म है, डब्ल्यू भी कांस्टेंट है, डी भी कांस्टेंट है, तो ये तो सब क्या हो गए, जीरो। इसका मतलब है मुझे जो फिक्रमंद होना चाहिए या जिस पारे के अंदर मुझे फिक्रमंद होना चाहिए वो सिर्फ ये दो वैल्यूज हैं, इन दो वैल्यूज का मैंने डेरिवेटिव लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैंने डब्ल्यू डी स्क्वायर को स्किप कर दिया, सिर्फ मेरे पास दो वैल्यूज आ गई हैं जिनका मैंने डेरिवेटिव लेना है। अच्छा अब इस बहस में नहीं पड़ते कि ये डेरिवेटिव किस तरह से लिया है, आई होप कि आप ये सब जानते होंगे। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव सेकंड टर्म एज इट इज, फिर उसके बाद फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड टर्म का डेरिवेटिव। तो अब इसकी मैं बहस में नहीं जा रहा कि ये वैल्यूज किस तरह से आई हैं, आप काइंडली इसको खुद देख लीजिएगा और टाइम आपके सामने है, 5 मिनट रह गए, मैंने आगे भी सॉल्व करवाना है इसे, तो इसको खुद एक दफा देख लीजिएगा। खैर एनीवेज जैसे हमने प्रॉमिस किया था हम करेंगे क्या, इसका डेरिवेटिव लेने के बाद उसके बाद जानबूझ के जीरो पुट करेंगे। अब ये बात जहन में रखिएगा, आप लोग कह रहे थे कि वो जीरो हो जाता है, जीरो हो नहीं जाता, हम उसको पुट करते हैं इक्वल टू जीरो। देखिए मैंने ऊपर लिखा हुआ भी है, लेट्स पुट डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो टू फाइंड इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। इक्विलिब्रियम पॉइंट्स निकालने का तरीका है कि आपने उसका डेरिवेटिव जीरो की होता है। खैर एनीवेज ये सारा कुछ करने के बाद जब आप इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह की शक्ल बनेगी। इसको मजीद आप 2x को कॉमन ले लें तो मजीद ये शक्ल बन जाएगी। फाइनल सोल्यूशन इसका कुछ इस तरह से नजर आएगा, आपके पास ये सोल्यूशन बनेगी। इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो आपके पास मुख्तलिफ इसकी जो पोजीशन है वो पता लग रही होंगी। सबसे पहले तो x इज इक्वल टू जीरो। अगर ये पूरी इक्वेशन इक्वल टू जीरो है तो इसमें पहले जो सोल्यूशन जो किसी भी बंदे को आराम के साथ समझ में आ सकता है वो ये है कि x की वैल्यू क्या होगी, जीरो। एक तो पॉइंट वो निकल आया। अच्छा मजीद अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो आप पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू डी स्क्वायर भी इक्वल टू जीरो होगा और एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा। तो करने के बाद आपको पता ये चलेगा कि आपके पास ये तीन तरह के पॉइंट्स आ जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट टू डी और एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट टू डी। दोस्तों ये कौन से वाले पॉइंट्स हैं आपके ख्याल में? मैक्सिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट्स हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, कौन से वाले पॉइंट्स हैं? अभी तक नहीं पता जी। मेरा सवाल ये है कि आपके ख्याल में ये जो पॉइंट्स हमने निकाले हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट टू डी, ये कौन से पॉइंट्स हैं? इनको मैं क्या नाम दूंगा? इनको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहूंगा, मैक्सिमम पॉइंट कहूंगा कि मिनिमम पॉइंट कहूंगा, क्या कहूंगा इन्हें? सर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। अभी तो दोस्तों ये मेरे पास वो पॉइंट जनरल पॉइंट्स निकले हैं, अभी मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता कि ये इक्विलिब्रियम ये मतलब मैक्सिमम पॉइंट्स है कि मिनिमम पॉइंट्स है। हाँ अगर मैं चाहता हूं कि ये मैक्सिमम पॉइंट है मिनिमम पॉइंट है ये मुझे पता चले तो मुझे इसका आगे फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, उसके बगैर मैं ये नहीं बता सकता। फिलहाल मेरी नजर में बस ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं।
मैक्सिमम भी हो सकते हैं, मिनिमम भी हो सकते हैं। और अच्छा, इसको देखने का एक अंदाज क्या है, देखें ये भी एक बात समझ लीजिए। इसको देखने का एक अंदाज ये है कि अगर आपने ये चेक करना हो कि ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये मिनिमम पॉइंट है, बहुत सादा सी बात है, आप सिंपल क्या करें कि उसका ग्राफ ड्रॉ कर लें। ओ यार हो जाओ भाई, ये देखें, ये जो आपके पास फंक्शन था, आप इसका क्या करें, ग्राफ ड्रॉ कर लें। अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, आपको ग्राफ में फौरन पता लग जाएगा ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है हमारे पास। लेट्स से ये वाला जो पॉइंट है वो मेरे पास कौन सा पॉइंट है, अनस्टेबल, और ये वाला कौन सा पॉइंट्स है, दो पॉइंट जो है वो कौन से वाले पॉइंट्स हैं, अनस्टेबल। अच्छा देखें, अगर आप देखें हुआ क्या है, हमने मैथमेटिक्स को सॉल्व किया और यही वाली वैल्यूज निकली हैं। ये देखें, अगर आप गौर करें, ये वाली वैल्यू होगी √2d, ये वाली वैल्यू होगी √2d माइनस के साथ, वाली वैल्यू कौन सी होगी, x इज इक्वल टू 0। तो दो तरीके थे इसको सॉल्व करने के। एक तो तरीका ये था कि आप ux को डायरेक्टली उसका ग्राफ प्लॉट कर दें किसी भी कंप्यूटर के थ्रू, या वैल्यूज उसके अंदर पुट करें और आपके पास ग्राफ आ जाए। दूसरा तरीका क्या है कि जो अभी आपने किया, आपने क्या किया, आपने ये इस लंबे चक्कर में नहीं पड़े कि आप उसका ग्राफ ड्रॉ करें। हमें ग्राफ बनाना आता ही नहीं भाई, ना हम कंप्यूटर को जानते हैं कि कंप्यूटर से ड्रॉ करें, हमें मैथमेटिक्स आता है। अगर मैथमेटिक्स आता है और उसके थ्रू हमें पता लग सकता है, तो वो आपने अभी देखा कि आपके पास वो स्किल्स मौजूद हैं कि आप बगैर ग्राफ के ड्रॉ किए आप जो है वो उसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसके अंदर यही काम किया, आपने ये तीनों पॉइंट्स जो है वो आइडेंटिफाई किए विदाउट मेकिंग ग्राफ। ठीक है, अब आप देखें, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करके अगर आप देखेंगे तो कुछ इसी तरह का ग्राफ बनेगा जो अभी आपने बुक के अंदर देखा। तो उसमें ये तीनों पॉइंट्स का मैं जिक्र कर रहा था, x इज इक्वल टू 0 प्लस √2d माइनस √2d। तो आप देखते हैं कि अगर किसी की एनर्जी जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है तो फिर हम कहेंगे कि जो है वो बाउंडेड होगी। इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखें, अगर कोई पार्टिकल है जिसकी एनर्जी E इज इक्वल टू 0 भी है, यहाँ पे मोस्टली एनर्जी जो है वो किस साइड पे आ रही है, नेगेटिव साइड पे। तो अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसकी एनर्जी E इक्वल टू 0 भी है, तो उस केस में हमारे पास जो पार्टिकल होगा वो अनबाउंडेड होगा, यानी वो किसी भी जगह पे हो सकता है। लेकिन अगर एनर्जी E लेस देन इक्वल टू 0 हो, मतलब उसकी वैल्यू यहाँ कहीं पे एग्जिस्ट करती हो, तो फिर हम ये कहेंगे कि उसकी वैल्यू जो है वो अब मोशन जो है वो क्या होगी, बाउंडेड होगी। और इस पॉइंट्स के अंदर x इज इक्वल टू x02 x03, यानी ये वाले जो दो पॉइंट्स होंगे वो कौन से वाले पॉइंट्स होंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट्स होंगे। और ये वाला जो पॉइंट होगा वो कौन सा वाला पॉइंट होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होगा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अच्छा जी दोस्तों, ये लास्ट पार्ट जो है वो अगर आप खुद देख सकें तो बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। इसमें इन्होंने किया हुआ क्या किया, कुछ नहीं है, बस E की वैल्यू पुट की है, E इज इक्वल टू -w/8। देखें आपके पास जो एनर्जी जो फंक्शन आ रहा था उसकी जगह उन्होंने क्या पुट कर दिया, -w/8। और उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश की है, वही पॉइंट्स आए हैं। तो ये आपके पास टर्निंग पॉइंट्स निकल आए हैं, -2√2d 2√2d और 0। ये एक दफ़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आपके पास पॉइंट्स आएंगे ग्राफ के अंदर, अभी पहले हम y एक्सिस वाली x एक्सिस वाली वैल्यूज का जिक्र कर रहे थे, अब हम कौन सी वाली वैल्यूज का जिक्र करेंगे, सॉरी पहले हम y वाली का जिक्र कर रहे थे, अब हम x वाली का जिक्र कर रहे हैं। तो कोई भी एक ऐसा पार्टिकल जिसकी एनर्जी यहाँ पे हो, ना ये चाह रहा है कि इसके जो टर्निंग पॉइंट्स होंगे वो ये वाले पॉइंट्स होंगे जो अभी आपको याद हो, थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे, XA XB XC और XD। इसी तरह की वो बात कर रहा है कि अगर कोई पार्टिकल जिसकी एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती हो तो उसके लिए दो पार्टिकल टर्निंग पॉइंट्स होंगे, यानी पार्टिकल जो है वो यहाँ पे या तो वाइब्रेट कर रहा होगा या कहाँ वाइब्रेट कर रहा होगा, यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर किया कुछ नहीं है, बस सिंपल पोटेंशियल एनर्जी को किसके इक्वल पुट कर दिया, टोटल एनर्जी के पुट कर दिया। उसके बाद उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपके पास ये दो टर्निंग पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मैंने लास्ट पेज को बड़ी जल्दी में किया है, इसको सम अप कोशिश कर दी है कि पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो जाए। आप इसको देख लीजिएगा दोस्तों, जान नहीं मैं छुड़ा रहा, आप इसको देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर मुझसे पूछ लीजिएगा। जाहिर बात है कोई ना कोई एक पॉइंट होगा जो आपको क्लियर नहीं होगा, बाकी तो सारा मैथमेटिक्स है। इसके अंदर तो ये सारा मैथमेटिक्स ही चल रहा है, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस बात के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ कहीं पे कोई प्रॉब्लम नजर आए तो मुझे नेक्स्ट क्लास के अंदर सर ये नोट्स मेल कर दीजिएगा। जी मैं नोट्स मेल कर दूंगा। इस स्टेप में एक दफा दोबारा बता देता हूँ, इन्होंने किया कुछ नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को किसके इक्वल पुट किया, टोटल एनर्जी के। W/8 कहां से आया ये भी मैं बता देता हूँ, ये गिवन था, स्टेटमेंट के अंदर गिवन था कि अगर कोई पार्टिकल इसकी एनर्जी -W/8 हो तो फिर क्या होगा। तो आपने किया क्या, -W/8 को इसके इक्वल पुट कर दिया, बस इतना सा काम किया। नोट्स में आपको इंशाल्लाह ताला अभी LMS के ऊपर जो है वो मेल कर दूंगा लेक्चर की रिकॉर्डिंग के साथ। दोस्तों आपकी बड़ी मेहरबानी, आप लोगों ने लेक्चर को ज्वाइन किया। 30 स्टूडेंट्स हैं, तकरीबन पूरे ही हैं, तो मैं सबकी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर दूंगा। 36 है हमारे पास, चलिए अटेंडेंस ले लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। आपकी क्लास नहीं है इसके बाद, मैं जल्दी से बस ले लेता हूँ।